आज हम 2025 में रिलीज हुई ब्लाइंड स्पॉट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस मूवी में कातिल को ढूंढते ढूंढते मूवी के हीरो के साथ साथ आपकी भी शक की सुई हर एक कैरेक्टर पे जाएगी, इवन एक छोटे से बच्चे पर भी। और अंत में जब कातिल का चेहरा आपके सामने आएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है और जयराम नाम के आदमी को दिखाया जाता है। वो कहीं बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी वाइफ दिव्या उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन जयराम कोई जवाब नहीं देता है। फिर दिव्या गुस्से में उससे कहती है, तुम मुझे हमेशा नजरअंदाज क्यों करते रहते हो। फिर जयराम उसे डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है, मेरा दोस्त एक साइकेट्रिस्ट है, जाकर उससे मिलो दिव्या। तभी दिव्या गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ ना। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, लेकिन तुम किसके पास जाओगे? एक मॉडल के पास या किसी कॉल गर्ल के पास? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तभी वहाँ पे उनके घर की नौकरानी लक्ष्मी आ जाती है और वो दिव्या से कहती है, मैडम जी इतना गुस्सा मत कीजिए। इतना सुनते ही दिव्या गुस्से में लक्ष्मी को थप्पड़ मार देती है और ये देख के जयराम दिव्या को थप्पड़ मार देता है और फिर वहाँ से तीनों चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दिव्या का बच्चा रोने लगता है तो लक्ष्मी उसे लेकर दिव्या के कमरे में आती है और जैसे ही वो अंदर जाती है वो देखती है कि दिव्या ने खुद को फांसी लगा ली है। दिव्या को फांसी पर लटका देखकर वो चौंक जाती है और वो पुलिस को फोन करके वहाँ पे बुला लेती है। इन्वेस्टिगेशन करने पुलिस स्टेशन से ऑफिसर विक्रम आता है। वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और तभी उसे जमीन पर मोती का एक टुकड़ा मिलता है, जो कि अमूमन किसी इयररिंग या फिर किसी नेकलेस में होती है, जिसे वो सबूत के तौर पे अपने पास रख लेता है। फिर वो लक्ष्मी से पूछताछ करने लगता है। तभी उसकी नजर लक्ष्मी के गाल पे पड़े थप्पड़ के निशान पे पड़ती है। फिर लक्ष्मी उसे थप्पड़ वाली पूरी बात बता देती है। फिर विक्रम पूछता है कि अभी जयराम कहाँ है। लक्ष्मी बताती है कि वो किसी मीटिंग के लिए अभी फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं। फिर विक्रम कांस्टेबल से जयराम को फोन करके यहाँ आने के लिए कहता है। फिर वो लक्ष्मी से दिव्या और जयराम के रिश्तेदारों के बारे में पूछता है। लक्ष्मी बताती है दिव्या तो अनाथ है, लेकिन जयराम का एक भाई है आदित्य। फिर वो आदित्य को फोन करके बुला लेती है। आदित्य नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में यानी कि NIA में ऑफिसर है। विक्रम उसे बताने लगता है कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर केस है। अगर सुसाइड होती तो ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण चेहरा डार्क हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और दिव्या के पैर में भी चोट लगी है। अगर दिव्या इस स्टूल पे चढ़ के फांसी लगाती तो इस पर खून के निशान जरूर होते। दिव्या के कंधे पर भी चोट के निशान है, जिससे साफ पता चलता है कि किसी ने उस पे अटैक किया है और दिव्या को मार के सुसाइड दिखाने की कोशिश की। तभी लक्ष्मी विक्रम को बताती है कि यहाँ से जाने के बाद जयराम एक बार फिर से लौट के घर वापस आए थे। अगले सीन में जयराम भी वहाँ पे पहुँच जाता है और विक्रम से कहता है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, आखिर क्या चल रहा है यहाँ। विक्रम उसे बताता है कि आपकी वाइफ का मर्डर हो चुका है और कहता है कि लक्ष्मी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे एयरपोर्ट जाने के बाद तुम फिर से एक बार घर आए थे। लक्ष्मी ने तुम्हें घर आते हुए तो देखा, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं देखा। जयराम कहता है कि मैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल गया था, उन्हें ही लेने में आया था। विक्रम कहता है, बिल्कुल तुम डॉक्यूमेंट लेने आए होंगे और वापस जाने के बजाय तुमने दिव्या को मार दिया और तुमने उसे मार के लटका दिया और सुसाइड दिखाने की कोशिश की। तभी आदित्य कहता है कि मेन डोर पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा कि जयराम भैया कब आए थे और कब गए। फिर लोग CCTV फुटेज को देखते हैं और इससे पता चलता है कि जयराम आया था और 2 मिनट में वापस चला गया था। इसके बाद वो बाहर आकर लक्ष्मी से पूछता है, तुम्हारे घर की मालकिन की मौत हो गई है, तुम्हें सबसे पहले उसके पति या फिर उसके रिश्तेदारों को फोन करना चाहिए था, लेकिन तुमने तो सीधा पुलिस को फोन किया। तुम क्या छुपा रही हो, सच सच बताओ। लक्ष्मी बताती है कि मैंने सबसे पहले फोन जयराम को ही किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि पहले पुलिस स्टेशन में फोन करो। यहाँ पर विक्रम को एक बात का पता चलता है कि जयराम और लक्ष्मी के बीच नाजायज संबंध थे। विक्रम जयराम से कहता है कि तुम दिव्या की मौत के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर भी अनजान बनने का ड्रामा क्यों करते रहे थे। जयराम कहता है कि मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, कुछ दिनों से झगड़े बढ़ते जा रहे थे। हमारे झगड़ों की वजह से ही कहीं दिव्या ने सुसाइड न किया हो, ऐसा इल्जाम मुझ पे ना आ जाए, इसीलिए मैंने लक्ष्मी को पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए कहा। विक्रम लक्ष्मी से कहता है कि तुम दोनों ने अपनी खुशी के लिए दिव्या को मार दिया। लक्ष्मी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी विक्रम की नजर वहाँ पर एक फोटो पे पड़ती है। लक्ष्मी बताती है कि ये फोटो जयराम की पहली पत्नी की है, जिनकी कैंसर से मौत हो गई थी। उनका बेटा विनोद ऊपर कमरे में है। जिसके बाद विक्रम विनोद के पास जाता है और विनोद से पूछता है
तुम इतनी देर तक आखिर क्यों जाग रहे हो? तो विनोद उसे बताता है कि छोटा बेबी जोर जोर से रो रहा था। मैंने नीचे जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गया और तभी से मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर विक्रम लक्ष्मी से कहता है, जब विनोद नीचे आया तब तुम यहाँ नहीं थी। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम हमेशा से यहीं थी? लक्ष्मी कहती है कि मेरा घर पास में ही है। जब जोरों से बारिश होती है तो पानी घर के अंदर चला आता है, इसीलिए मेरी बेटी मनसा कैसी है मैं ये देखने वहाँ चली गई थी, लेकिन तुरंत वापस भी आ गई थी। मुझे लगता है इसी बीच ये सब कुछ हो गया होगा। विक्रम कांस्टेबल को भेजकर लक्ष्मी की बेटी मनसा को बुलवा लेता है। विक्रम मनसा से कहता है, दिव्या का किसी ने मर्डर कर दिया है। मुझे लगता है ये मर्डर तुम्हारी माँ ने किया है। मानसी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी विक्रम कहता है कि तुम अपनी माँ को सजा से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो, ये मैं जानता हूँ। और वो उस मोती के टुकड़े को भी निकालता है, और वो मोती का टुकड़ा किसी और का नहीं बल्कि मानसी के ही कान की बाली का हिस्सा होता है। दोस्तों, विक्रम दिखाते हुए कहता है कि सच सच बताओ, दिव्या को तुमने क्यों मारा? तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपनी बेटी को देखने घर पे आई थी। फिर वो मानसी से कहती है कि छोटा बेबी हॉल में अकेला सो रहा है, उसे जाकर थोड़ा देखाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मानसी उस बच्चे को देखने के लिए वहाँ चली जाती। दिव्या जोर जोर से लक्ष्मी का नाम बुला रही होती है। लक्ष्मी का नाम सुन के मानसी उसके पास चली जाती है। मानसी को देख के दिव्या उससे कहने लगती है कि तुम और तुम्हारी माँ, तुम लोग दिन भर यहीं पे पड़े रहते हो, कैसे गरीबों से पाला पड़ा है। जिसके बाद वो बहुत बुरा भला कह के उसे लात मार देती। मानसी गुस्से में दिव्या को ही थप्पड़ मार देती है। अब फिर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और इसी बीच मानसी दिव्या को धक्का दे देती, जिससे वो दीवार से टकरा के बेहोश हो जाती है। मानसी घबरा कर घर जाकर माँ को बुला लेती है और तभी उसे पता चलता है कि दिव्या की मौत हो गई है। लक्ष्मी मानसी को वहाँ से भगा देती है और जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। विक्रम मानसी से पूछता है कि तुमने दिव्या को क्यों मारा? मानसी बताती है कि वो बचपन से नहीं जानती थी कि उसका पिता कौन है। सब उसे चिढ़ाते थे, उसके पिता का नाम पूछते थे। वो बार बार लक्ष्मी से पूछा करती थी और लक्ष्मी एक दिन तंग आ गई और आखिरकार उसने बता दिया कि उसका पिता कोई और नहीं बल्कि जयराम है। जिसके बाद मनसा जयराम के घर को अपना घर ही समझती थी। जिसके बाद वो बताती है कि दिव्या को लक्ष्मी और जयराम के संबंध के बारे में पता था, इसीलिए वो हमेशा ही ताना मारती रहती थी। मेरे माँ को बहुत बुरा भला कहती रहती थी। मेरी माँ चुपचाप दिव्या के सारे जुल्म सहती रही। उसने हमारी जिंदगी नर्क बना के रख दी थी। आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहते, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। अगले दिन पुलिस माँ बेटी को जेल ले जाती है और फॉरेंसिक टीम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि दिव्या केवल सिर पे चोट लगने की वजह से नहीं मरी है बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। उसके बाद विक्रम और आदित्य जयराम को जाकर यही बात बता देते हैं। विक्रम कहता है, दिव्या की मौत के पीछे मानसी का हाथ नहीं है, दिव्या को किसी ने जहर देकर मारा है। यह सुनते ही विनोद के हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है और वो डर कर ऊपर अपने कमरे में भाग जाता है। विक्रम उसके पीछे कमरे में जाता है, जहाँ पर विक्रम को वहाँ अलमारी में विनोद की माँ के कपड़ों के बीच एक बोतल मिलती है, जिसे वो जयराम को पीने के लिए कहता है, जो कि देखने में किसी दवा की शीशी लग रही थी। इसीलिए विक्रम उसे जयराम को पीने के लिए कहता है। जयराम उसे पीने ही वाला होता है, तभी विनोद आकर उस शीशी को गिरा देता है, जिसको देख के विक्रम उससे पूछता है, आखिर इस बोतल में ऐसा क्या है विनोद? तो वो बताता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से हमेशा झगड़ा किया करते थे, इसीलिए उन्होंने एक दिन सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा ने उस बोतल को फेंक दिया और जिसे मैंने अलमारी में छुपा के रख दिया ताकि मेरी माँ दोबारा ये हरकत ना करे। लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी कैंसर से मौत हो गई और मेरे पापा ने दिव्या से शादी कर ली। दिव्या मुझे हमेशा ही डांटती रहती थी और मेरे पापा से झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए एक दिन मैंने जूस में इस बोतल को मिलाकर उसे पिला दिया। जिसके बाद विक्रम विनोद को बच्चों वाली जेल में सुधारने के लिए भेज देता है। देखिए दोस्त, जब माँ बाप बच्चों के सामने इस हद तक लड़ते हैं तो बच्चों पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है, और विनोद जैसे ऐसे बच्चे जो अकेलेपन का शिकार होते हैं वो किसी को मारने तक की बात सोच सकते हैं। खैर, कहानी में आगे डॉक्टर विक्रम को फोन करके हॉस्पिटल बुलाता है और उसे बताता है, अगर दिव्या ने इस बोतल को पूरा भी पी लिया होता तो भी उसे सिर्फ चक्कर ही आते और ज्यादा से ज्यादा वो कोमा में चली जाती, लेकिन वो मरती नहीं। इसके बारे में मैंने जानने के लिए कई टेस्ट किए हैं और इसके सैंपल्स को बाहर भी भेजा, जिससे पता चला कि दिव्या की बॉडी में एक ड्रग भी पाया गया है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ड्रग को पोस्टमार्टम में भी नहीं देखा जा सकता है, इसीलिए मैंने पुणे के लैब में भिजवाया, तब जाके मुझे पता चला। तभी विक्रम को जयराम का फोन आता है, वो उसे अपने घर पे बुलाता है, जहां जयराम का पड़ोसी उसे बताता है कि उस रात जब मैं उस घर से बाहर जा रहा था
तो मैंने जयराम के घर में एक अनजान आदमी को छत से चढ़ के जाते हुए देखा था। विक्रम कहता है, क्या तुमने उसके चेहरा देखा था? पड़ोसी कहता है, मेरे टेरेस पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। जिसके बाद वो लोग फुटेज को देखने लगते हैं जिसमें एक आदमी दिव्या के कमरे में घुसता हुआ नजर आ रहा होता है। इसको देखकर विक्रम उन लोगों से कहता है, जब तक हत्यारा नहीं मिल जाता है तुम लोग यह शहर छोड़ के नहीं जा सकते हो। और अगले दिन से विक्रम उन लोगों पर नजर रखने लगता है और एक रात डॉक्टर उसे बताता है कि एविडेंस रूम में आग लग गई है, जिसकी वजह से सारे सबूत जल के राख हो गए हैं। तभी विक्रम वहां जाके तहकीकात करता है और वहां पे उसे आदित्य की फोटो मिलती। वो कांस्टेबल से कहता है कि आखिर हमें पता चल ही गया कि हत्यारा कौन है। वो वहां से सीधा आदित्य के घर जाता है जहां उसे मर्डर की प्लानिंग के सारे सबूत मिल जाते हैं। तभी आदित्य उस पर अटैक कर देता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है। इसी बीच कांस्टेबल आके विक्रम को बचाने के बजाय उसी के सर पे पीछे से अटैक कर देता है। फिर जब विक्रम की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। आदित्य उससे पूछता है, तुम इस केस को इतनी आसानी से सॉल्व कर दोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। विक्रम कहता है, तो तुम क्या करने वाले हो? दिव्या की तरह ही मुझे मार दोगे? आदित्य मुस्कुराता है और कहता है, मैंने असली हत्यारे को पहचान लिया है। जब मैं तुम्हें उसका नाम बताऊंगा तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि असली हत्यारा मैं नहीं बल्कि तुम हो विक्रम। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंसफुल हाई पॉइंट यही है कि दिव्या का कातिल कोई और नहीं बल्कि विक्रम है। जिसके बाद आदित्य विक्रम को बताता है कि पहले दिन से ही मैं इस केस को फॉलो कर रहा था। पहले मुझे भी लगा कि घर वालों में से ही किसी एक ने दिव्या को मारा है, लेकिन जिस दिन मैंने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो मुझे समझ आया कि हत्यारा कोई बाहर वाला ही है। उसका दिव्या से कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। तभी मैंने अपनी एक अलग सी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जिसमें मैं दिव्या के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इसीलिए मैं वहाँ गया जहाँ दिव्या पैदा हुई थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत ने मुझे एक बॉक्स दिखाया जिसमें और उनमें से एक लेटर में मैंने तुम्हारा नाम देखा। मुझे तुम पे शक हुआ, कहीं तुमने ही तो दिव्या को नहीं मारा है। और ये बात कंफर्म करने के लिए मैं तुम पे नजर रखने लगा। और जब तुम घड़ी की दुकान पर गए तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि उस रात तुम्हारे हाथ में भी घड़ी थी जिस दिन तुम हमारे घर पे तहकीकात करने आए थे। फिर भी तुम टाइम को देखने के लिए बार बार दीवार पे लगी घड़ी की ओर देख रहे थे। तुम्हारे दुकान से निकलने के बाद मैं वहां गया जहां मुझे पता चला कि अपनी घड़ी का पिन बदलवाने के लिए तुम वहां आए थे। उन्होंने तुम्हारे नाम का बिल भी मुझे दिखाया। मैं उस जगह पे गया और वहां मुझे तुम्हारी घड़ी की पिन मिली जिसे मैंने लैब में भिजवा दिया, जिससे मुझे पता चला कि उस पिन पे दिव्या का खून था और उस ड्रग का भी पता लगा। अब मैं कंफर्म हो गया कि दिव्या को तुम नहीं मारा है। आदित्य कहता है कि विक्रम, जब तुम इन्वेस्टिगेशन करने हमारे यहाँ आए थे तो तुम सोचा कि मर्डर का इल्जाम तुम घर के ही किसी आदमी पे लगा दोगे और साबित कर दोगे जिससे तुम बच जाओगे। लेकिन जब मैंने तहकीकात की तो बात कुछ और निकली और मैंने सब कुछ जाके तुम्हारे कांस्टेबल को ये बातें बता दी और सबूत को भी दिखा दिया। और इसके बाद अब तुम यहाँ मेरे सामने बैठे हुए हो। तो झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हम लोग लाइव NIA के इन्वेस्टिगेशन सेंटर में। जिसके बाद विक्रम सच सच बताता है कि आखिर दिव्या को क्यों मारा। विक्रम बताता है कि बाकी बच्चों की तरह मेरी कोई लाइफ नहीं थी। एक दिन भी अगर मैं काम नहीं करता तो मैं और मेरी माँ भूखे सोते थे और एक दिन मेरी माँ भी गुजर गई। इसके बाद मैं बहुत अकेला हो गया। मुझे हमेशा से लगता था कि पढ़ाई करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और इसी बीच दिव्या मेरी लाइफ में आ गई। हम दोनों में प्यार हो गया। वो कमी माँ के गुजर जाने से आई थी, दिव्या के आने की वजह से पूरी हो गई। इसी बीच मेरा सिलेक्शन पुलिस में हो गया। मैं ट्रेनिंग के लिए मुंबई चला गया और अपने आप को साबित करने के लिए मैंने बेहद मेहनत की। और हमारे बैच को ट्रेनिंग देने वाले IG सर को मैं बहुत पसंद आ गया, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी से शादी करने का ऑफर दे दी। इस ऑफर को सुन के मैं परेशान हो गया कि मैं अपने प्यार को चुनूं या अपनी नौकरी को, और आखिरकार मैंने अपनी नौकरी को ही चुना। जिसके बाद मैंने IG सर की बेटी से शादी कर ली। मुझ में दिव्या का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे लेटर लिख के सब कुछ बता दिया। लेकिन दिव्या को धोखा देने का गिल्ट मुझ में अभी भी था, इसीलिए मैं अपनी जॉब में बहुत ज्यादा बिजी हो गया। इसी बीच मैंने ड्रग डीलर के यहाँ रेड डाली और इस रेड की न्यूज को दिव्या ने जब टीवी पे देखा तो मुझे फोन करके बधाई देने लगी और मुझसे कहने लगी कि इस तरह तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, इसमें मेरी क्या गलती थी। वो रोज रोज मुझे फोन करके परेशान करने लगी, कहने लगी कि मुझे यहाँ से ले चलो वरना मैं पुलिस के सामने और तुम्हारी बीवी के सामने सब कुछ बता दूंगी कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं।
इसीलिए मैंने उसे अंत में मारने की ही सोची। फिर मैं उस ड्रग को घड़ी के पिन में लगा के दिव्या से मिलने चला गया और उससे मिलने के बहाने उसके गले में इंजेक्ट कर दिया। जब मैं वहां से जाने लगा तो दिव्या ने मुझसे कहा, तुम अपने बेटे को नहीं देखोगे? मैं ये बात जान के बहुत शॉक हो गया कि जिसे मैं जयराम और दिव्या का बेटा समझता था वो दरअसल में मेरा ही बेटा है। जिसके बाद मैं और भी ज्यादा गिल्ट में रहने लग गया। उसके दिव्या के कत्ल को कबूल कर लेने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। जब वो जेल जाने के लिए वैन में बैठता है तो वो दिव्या को इमेजिन करने लगता है। दिव्या उससे कहने लगती है कि अगर हम दोनों साथ होते तो कितना अच्छा होता, शायद हम कोई और ही जिंदगी जी रहे होते। ये सुन के विक्रम फूट फूट के रोने लगता है और इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट एक मर्डर मिस्ट्री है जो सच के पीछे छिपे अंधेरे को उजागर करती है। ऑफिसर विक्रम जो खुद कातिल निकलता है अपने राज को छुपाने के लिए सच्चाई को तोड़ता और मरोड़ता है, जिससे हमें ये समझ आता है कि अपने ब्लाइंड स्पॉट्स में इंसान अपने गुनाहों को छुपा तो सकता है लेकिन सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। दोस्तों ये फिल्म हमें एक बहुत ही गहरा मैसेज देती है दोस्तों कि क्या हम अपने अपराधों के साथ जी सकते हैं या वो हमें खा जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जबरदस्त मूवी। कैसी लगी आपको जरूर कमेंट्स में बताइएगा और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए ताकि ऐसे ही जबरदस्त मूवीज आप तक पहुंचती रहे। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नए जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।